अगर न होता मुसलमान और न वो खुलना से बाबा साहब अम्बेडकर को जिता के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजते तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिख पाते मेरे लोगों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मदद किसकी करनी है, आपको हाथ किसका पकड़ना है। एक चीज बहुत जरूरी है जिससे आपको सावधान रहना है। किसी को आगे जीतने का काम पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने, फिर मान्यवर काशीराम साहब ने किया। आप अपने अपनों को नहीं जानते, इसलिए आपको जब आप इतिहास नहीं जानते, इसलिए आपको हिंदू मुसलमान में बांट के आपके ऊपर राज करना चाहते हैं। मैं इशारों में नहीं, मैं खुल के कह रहा हूं कि देश की किसी भी पार्टी में जो समय थी बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव नहीं जीतने दिया, आपके महापुरुष को, आपके रेवर को पूछना चाहता हूं, क्या 72-74 पूरे समाज के वीरों का बलिदान भूल गए हो, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोलियों से उड़ाया गया, आपके मुंह से होली खेली गई? क्या हरियाणा में 4 समाज के लोग आपके खून से जो होली खेली गई उसको भूल के कह रहा हूं कि देश की किसी भी पार्टी में जो समय थी बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव नहीं जीतने दिया, आपके महापुरुष को, आपके रेवर को लोकसभा में जाने नहीं दिया। अगर न होता मुसलमान और न वो खुलना से बाबा साहब अम्बेडकर को जिता के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजते तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिख पाते मेरे लोगों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मदद किसकी करनी है, आपको हाथ किसका पकड़ना है। एक चीज बहुत जरूरी है जिससे आपको सावधान रहना है। जो भी नूह में हुआ, जो करने का प्रयास बरेली में किया गया, यहां जिनकी सरकार है उनसे हमें सत्ता छीननी है, लेकिन इसके बाद 2024 में सेंटर में भी जो भाजपा की सरकार है उनसे भी हमें सत्ता छीननी है। इस बात की भी तैयारी हम लोगों को करनी है। इस बात से भी सावधान रहना है कि नूह में जिस तरह से प्रायोजित हिंसा कराई गई, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभाकर चौधरी जी को। एक ऐसा इतिहास जिसने सरकार के आगे घुटने नहीं टिके और जो लोग दंगा कराना चाहते थे बरेली में उनको जवाब देने का काम किया, उनको भगाने का काम किया और एक ईमानदार अधिकारी को खामियाजा चुकाना पड़ा कि उनको हटा के वहां से उनका डिमोशन करके पीएससी में लगा दिया गया। सरकारें बदले, नूह की जो हिंसा हुई वो हिंसा प्रायोजित है और इसलिए प्रायोजित है कि किसी तरह से वोटों का डिवीजन हो जाए, बंटवारा हो जाए। नूह की जो हिंसा है वो हिंसा इसलिए है क्योंकि कुछ पार्टियों की दुकानदारी यहां हिंदू मुसलमान की राजनीति करके कामयाब होती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे महापुरुषों ने हमें जोड़ना सिखाया या तोड़ना सिखाया? आप बताओ मेरे लोगों। तो क्या किसी बंटवारे से हमारी राजनीति कामयाब हो जाएगी? इस सारे बंटवारे और हिंदू मुसलमान के दंगे के चक्कर में हमारे अपने मुद्दे दब जाते हैं। मैं गुर्जर समाज के हमारे नेता बैठे, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या 72-74 गुर्जर समाज के वीरों का बलिदान भूल गए हो, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोलियों से उड़ाया गया, आपके मुंह से होली खेली गई? क्या हरियाणा में 4 समाज के लोग आपके खून से जो होली खेली गई उसको भूल गए हो क्या? क्या दलित समाज के लोग 2 करोड़ पर जो आपकी खाल खींची गई और पूरे देश में आपके साथ अन्याय हो रहा है उसको भूल गए हो क्या? अगर आज भूल जाओगे तो कारवा लुट जाएगा और कारवा लुट जाएगा तो लोग आपसे आने वाली पीढ़ियां सवाल पूछेंगी कि जब अधिकार थे तो आप क्या कर रहे थे? सम्मानित साथियों, आज एक षड्यंत्र बना के मुस्लिम समाज का आर्थिक बहिष्कार के नाम पे उसी नफरत की दीवार को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मेरी इस बात पर गौर करना कि जो स्वाभिमान सम्मान आज हमें प्राप्त है, 12 साल से पहले के दिलाने के लिए मैं नाम गिनाऊंगा आपको और आप याद करना। मैंने दिल्ली के मंच से भी आपको याद दिलाया था। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले
छत्रपति साहूजी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर लल्लू यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, संत राम बीए प्रजापति जी, चौधरी कुंभाराम आर्य, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, ये सब पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आपके अपने परिवार के लोग हैं। इन्होंने आंदोलन चलाया, उसी को आगे खींचने का काम पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने, फिर मान्यवर काशीराम साहब ने किया। आप अपने अपनों को नहीं जानते, इसलिए आपको जब आप इतिहास नहीं जानते, इसलिए आपको हिंदू मुसलमान में बांट के आपके ऊपर राज करना चाहते हैं। मैं इशारों में नहीं, मैं खुल के कह रहा हूं कि देश में किसी भी पार्टी में जो समय थी बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव नहीं जीतने दिया, आपके महापुरुष को, आपके रेवर को लोकसभा में जाने नहीं दिया। अगर न होकर मुसलमान और न वो खुलना से बाबा साहब अम्बेडकर को जिताते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजते, तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिख पाते मेरे लोगों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मदद किसकी करनी है, आपको हाथ किसका पकड़ना है। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई न्यायाचार के खिलाफ है, गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था के खिलाफ है, हमारी लड़ाई असमानता के खिलाफ है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है, हमारी लड़ाई स्वाभिमान सम्मान के जीवन की है। और अगर कोई मानववादी विचारधारा को, गैर बराबरी की विचारधारा को पालने पोषने का काम करेगा, तो वो हमारा अपना कभी नहीं हो सकता। इस बात को आपको याद रखना। कहना चाहता हूं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सारे राष्ट्रीय स्तर के मजहब हैं भारत में। अगर एक मजहब से धर्मांतरण करके अगर कोई दूसरे मजहब में जाता है, अगर सरकार को लगता है तो ये राष्ट्रीय समस्या होनी चाहिए, तो सरकार एक कानून बना करके इस समस्या को हल क्यों नहीं करती है? मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल कानून क्यों बनते हैं? सरकार का मकसद है कि लव जिहाद और धर्मांतरण के जरिए जो हमारा जो सामाजिक स्पेस है उसको कम्युनलाइज किया जाए, और जो इलेक्शन का जो माहौल है उसको पोलराइज किया जाए और पॉलिटिकल बेनिफिट उठाया जाए। तो बीजेपी का जो एजेंडा है, चाहे वो लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, या 2014 से लेकर के आज तक के जो भी फंडामेंटल चेंजेज आए हैं, ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। पॉलिटिकल प्रोजेक्ट किस लिए है? टू गेन पॉलिटिकल बेनिफिट। उसी तरह से यूसीसी आ रहा है। अगर सरकार को लगता है कि यूसीसी आनी चाहिए और राष्ट्रीय समस्या है, तो आसाम का चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा क्यों कहता है कि हम पॉलीगेमी पे कानून बनाएंगे? धामी सरकार उत्तराखंड का क्यों कहता है हम यूसीसी पे ड्राफ्ट लेकर के आएंगे? आप देखिएगा मेरी बात, यू मार्क माई वर्ड, कुछ दिन के बाद योगी सरकार अलग ड्राफ्ट लेकर के आएगी, कुछ दिन के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अलग ड्राफ्ट लेकर के आएगी। और इसका मकसद है कि ये उनका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। और पॉलिटिकल प्रोजेक्ट किस लिए है? समाज को पोलराइज करने के लिए। अब सवाल उठता है कि इसका मकसद समाज को पोलराइज करने के लिए है, तो हमें क्या करना चाहिए? जहां तक यूसीसी का सवाल है, बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े दानिश्वर कहते हैं सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो क्रिश्चियंस को होगा, सिख को होगा, ट्राइबल्स को होगा, दलित को होगा। हमारी जिम्मेदारी है, सरकार देखिए 2014 से लेकर के आज तक जो चाहती है वो करते आई है। अगर वो चाहेगी कि यूसीसी लाएं तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उनको वोट करते हैं उनको ये एजुकेट कम से कम कर सकते हैं कि ये जो है आपको बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है? ट्राइबल्स हैं, दलित हैं, मुस्लिम्स हैं, अदर माइनॉरिटीज हैं। इन सबको हमको एजुकेट करना है कि आपके डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रहन सहन आपके मजहब को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। और ये हिंदू कल्चर नहीं थोपा जा रहा है, ये ब्राह्मणिकल माइंडसेट, अपर कास्ट हिंदू मेंटालिटी को कमजोरों पे थोपने की ये साजिश है। इसके लिए हमको देश को आगाह करने की जरूरत है। अब आते हैं मॉब वायलेंस में, क्योंकि वो ज्यादा देश के सामने एक बड़ा समस्या है। आपने देखा होगा कि जब भी मॉब वायलेंस होता है तो इसके दो पार्ट हैं, कि जो बातें रिपीट हो रही हैं उसको बोलने की जरूरत नहीं है। जो पेपर में आता है, जो सोशल मीडिया पे आता है, जो वक्ताओं ने कहा, इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। हम क्या नया रखते हैं उसका ज्यादा महत्व है। मॉब वायलेंस के दो पार्ट हैं, एक जो एक्चुअल जो विजिलेंटे ग्रुप, और एक सरकार जो खामोशी से उसका